ये चैप्टर नंबर 3 है अपवाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। हर एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक क्षेत्र के नदी तंत्र रिवर सिस्टम की व्याख्या करने वाला शब्द क्या है। आपके ऑप्शन सामने दिए हुए हैं, जल विभाजक, अपवाह, अपवाह द्रोणी और भीतरिका। इसके जो सही आंसर है वो आंसर है आपका अपवाह। अपवाह का मतलब ही होता है ये पूरे ड्रेनेज सिस्टम को दर्शाता है कि पानी कैसे बह रहा है, मतलब पूरी नदियों को दिखाता है। नदी सिस्टम इससे ही संबंधित है अपवाह से। जल विभाजक का मतलब होता है यह एक प्रकार का ऊंचा हिस्सा होता है, और जैसे ही नदी तंत्र क्या होती है, अलग होती है, मतलब नीचे गिरती है, तो ये मतलब अलग अलग तरीके से बहने लगती है। मतलब ये नदी के तंत्र का हिस्सा नहीं है जल विभाजक। अपवाह द्रोणी जो होती है वो एक मतलब ऐसा वो क्षेत्र होता है जहाँ पानी नदी में आता है, ठीक है ना। और बीतरिका का मतलब होता है कि जब नदी क्या होती है मुख्य धारा से हटकर, जैसे मतलब समुद्र में मिलने से पहले क्या होती है, नदी जब अलग अलग छोटी छोटी शाखाओं में बहने लगती है तो बीतरिका होता है। तो ऑप्शन जो होगा वो जो रिवर सिस्टम की व्याख्या करने वाला शब्द है उसको बोलते हैं अपवाह, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जब आपकी नदी तंत्र के निर्माण में विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर क्या करती हैं। तो ये जो धाराएं हैं वो आकर एक साथ मिलती हैं और मिलने के बाद से एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका सही जवाब है। एक्चुअली जो बात कह रहा है कि अलग अलग बहकर नदियों में मिल जाती है, ये गलत है, क्योंकि ये अलग अलग बहेंगी तो फिर नदी का तंत्र सिस्टम बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। वहीं जब एक साथ मिलेगा तो सहायक नदियां आती हैं, मिलती हैं और बड़ी बड़ी नदियों का निर्माण करती है। जैसे मान लीजिए अलकनंदा हो गया, भागीरथी, ये मिलकर क्या बनाती है, दोनों मिल करके क्या बना, अलकनंदा और भागीरथी का मिलन क्या कहलाता है, तो यहाँ पर आकर के गंगा का निर्माण होता है। भूमिगत होकर विलुप्त हो जाती है। यहाँ पे कुछ नदी ऐसा करती है, इसमें नदी तंत्र का निर्माण इसमें भी नहीं होता है। झील का निर्माण ऐसा ही पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आपको लेकर के। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक मुख्य नदी का अनंत अंततः निकास मतलब उसका आउटलेट कहाँ होता है। इसका आउटलेट कहाँ होगा। या तो वो किसी बहुत बड़े जलाशय में जाएगा, जैसे झील हो गया, समुद्र हो गया, महासागर में जाकर के मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है पॉइंट। इसका मतलब किसी भी नदी का अंतिम लक्ष्य होता है बहुत बड़ा जलाशय में जाकर के मिलना, जैसे समुद्र हो गया, महासागर हो गया, इस प्रकार की चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी वही मैंने बोला कि जब ऐसा ये भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें क्या होता है, पानी एक विशेष नदी तंत्र में आता है, आकर के गिरता है अपवाह द्रोणी में। तो मतलब जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है नदी द्वारा वो क्या होता है, अपवाह द्रोणी होती है। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होता है, सी इसका सही आंसर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आपको लेकर के। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, ध्यान दें कि अपवाह द्रोणियों के संबंध में ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि क्या भूमिका निभाता है। इसका जो भूमिका निभाएगा वो होगा कि जब दो पड़ोसी अपवाह जो द्रोणियां होती हैं उनको एक दूसरे से अलग करती है। क्या करती हैं, एक दूसरे से अलग करती है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो सही आंसर है, क्योंकि यह दीवार की तरह काम करता है, ताकि क्या होता है कि एक नदी दूसरी नदी में जाकर के मिलने से बचे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसलिए सही है। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल दिया जाएगा, जहां जहां पॉइंट मुझे जिस हिसाब से लगेगा, जहां मेरी बुद्धि काम करेगी वहां मैं जरूर बिल्कुल बताऊंगा आपको। प्लीज सेशन को शेयर कर लें अपने दोस्तों के बीच में। आपको मेरा सेशन सच में अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। क्लियर है ना। करा कि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करने वाली जो भूमि है उसको हम क्या कहते हैं। जब अलग करने की बात आ गई तो मैंने इसके पहले भी थोड़ा सी चीजें बताई थी आपको। जब अलग करने की बात आती है तो उसी बोलते हैं जल विभाजक। इसका नाम ही है जल को विभाजन करना, ठीक है ना। पर्वत श्रृंखला ये पहाड़ों का समूह होता है। दून की घाटी की बात करें तो जब दो पहाड़ियों की जो बीच का जगह होता है ना, जैसे देहरादून, ये दून की घाटी कहलाती है, मतलब बीच का जगह। नदी द्वीप का मतलब होता है कि जैसे माजुली द्वीप का नाम आता है। नदी के बीच की जो मान लीजिए नदी है, नदी ये पूरी नदी है और नदी के बीच में क्या है, पूरी एक मतलब मिट्टी जमा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा रहने के एरिया हो गया, तो ये नदी द्वीप कहलाता है। तो ये जल विभाजक का काम क्या है, जल को अलग करना। क्लियर। अब आते हैं हम 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसके पहले एक जानकारी ले लीजिए। आप जो क्लास चल रही है आपकी, ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी है।
9th की है। अब आपको क्या होगा कि आपको 6 से लेकर के 12 तक यदि आपको एनसीईआरटी, ओरिजिनल एनसीईआरटी, जिसने अभी तक बुक नहीं पढ़ा है, मैं उनके लिए भी बात कर रहा हूँ, 0 टू हीरो लेवल की तरह के एमसीक्यू होंगे इसमें। इसमें लगभग मतलब 10,000 प्लस आपको एमसीक्यू मिलेगा। 6 से लेकर के 10 तक आपको हैंड रिटन नोट्स भी इसमें अवेलेबल कराएँगे हम। ये बीपीएससी, एईडीओ जो आपके रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाले हैं और टीआरई के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं आप, तो एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। बिहार अभी यूपी में लेखपाल की वैकेंसी आई, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा काम करेगा एनसीईआरटी ज्योग्राफी। और इसमें आपको थोड़ा एनवायरमेंटल वाली भी चीज़ें हैं, क्योंकि पता है कि क्लास 12th वाली चीज़ें में थोड़ा-थोड़ा एनवायरमेंट है। और इसकी प्राइस केवल की केवल ₹99 रखा है। आपको क्या करना होगा, इसको इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर आपका दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, अपनी पीडीएफ को पा सकते हैं। इसके साथ-साथ हिस्ट्री भी आपको अवेलेबल करा दी गई है मैंने। पूरा का पूरा 9000 क्वेश्चन है उसमें। कितने क्वेश्चन है? 9000 क्वेश्चन है। उसके लिए भी अभी आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। दोनों एक साथ लेते हैं तो कॉम्बो ऑफर अवेलेबल है आपको, आप देख सकते हैं। ठीक है? चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर में कि जल विभाजक, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपका कि जो जल विभाजक है इसके लिए पाठ्यांश में कौन से उदाहरण दिए गए हैं? इसके जो उदाहरण हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं वो दिया गया है पर्वत या उच्च भूमि। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ये जल विभाजक का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी जो अपवाह द्रोणी है, जिसको हम ड्रेनेज बेसिन का नाम देते हैं, वो किस नदी का है? सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी जो है वो है आपकी अमेज़न नदी की, जो आपके बुक में दिया हुआ है। ये अमेज़न नदी की सबसे बड़ी द्रोणी है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सहायक नदियाँ आकर के अपनी मानी पानी की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है और इसकी सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ भी हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। वहीं बात करें आपकी कि जो गंगा नदी है, ये भारत की, विश्व की बात करेगा तो अमेज़न नदी, वहीं गंगा नदी बात करेगा तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है। भारत की सबसे बड़ी है। ठीक है ना? और विश्व की नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। वहीं नील नदी की बात करें, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। बात करें, अपवाद जोड़ी नहीं है इसकी, ये लंबी नदी की बात आएगा तो विश्व में सबसे लंबी नदी है। लेकिन इसका जो मतलब द्रोणी है वो अमेज़न बेसिन से काफ़ी छोटा है। ठीक है ना? यांगशी रिवर की बात करें कि ये नदी क्या होती है, ये चीन की सबसे बड़ी नदी है। चीन की सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। प्लीज़ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के बीच में। अगले अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? अभी मैंने आपको बताया, ये भारत की सबसे बड़ी जो अपवाह द्रोणी है, वो कौन-सी है आपकी? तो ये है अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी गंगा की। किसकी है? गंगा की। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। भारत के अपवाह तंत्र का एक नियंत्रण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ये होता है उसकी भौगोलिक आकृतियों के द्वारा, इसका नियंत्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्या कह रहा है? ध्यान दें। अच्छा क्वेश्चन है कि भौगोलिक जो आकृतियां हैं उनके नियंत्रण के आधार पर भारतीय नदियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय नदियों को जो विभाजित किया गया है वो 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हमारा 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत नदियों के 2 जो मुख्य वर्ग हैं वो कौन-कौन से? अभी 2 वर्ग बात किया है, वो 2 मुख्य वर्ग इसलिए मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं, क्योंकि आपको अगले क्वेश्चन में मिल रहा था। तो इसमें 2 जो मुख्य वर्ग हैं वो कौन से हैं? इसके जो 2 मुख्य वर्ग हैं, पहला है एक हिमालय की नदियाँ हैं और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की जो नदियाँ होती हैं वो 12 वर्ष उसमें जल भरा रहता है और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वो बारिश मतलब मौसम पे डिपेंड करता है कि जैसे-जैसे ग्लेशियर पिघलता है तब जाकर के उनकी नदियों में पानी आता है। तो 2 प्रकार की नदियाँ होती हैं, एक हिमालय नदियाँ हैं और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आपको लेकर के। 13 नंबर कह रहा है कि जो हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, वो एक दूसरे से भिन्न क्यों हैं? पहला कि क्वेश्चन एक, क्योंकि वे अलग-अलग देशों से गुजरती हैं, बिल्कुल ये गलत जवाब है आपका। ठीक है ना? हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इसका सही है। देखिए, पॉइंट है आपका 13 नंबर का जो ऑप्शन है, 1 सेकंड, आपका आंसर दिख गया इसमें, क्योंकि
क्योंकि वे भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होती। एक हिमालय से निकल रही है और एक पठारों से निकल रही है। इसलिए इनकी 2 भौगोलिक क्षेत्र हैं। इसलिए क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अब आते हैं हम आपको 14 नंबर की तरफ, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ लेकर के। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हिमालय की जो अधिकतर नदियां हैं वो कैसी होती हैं? तो मैंने बोला हिमालय की नदियां हमेशा पानी उसमें भरा रहेगा। हमेशा पानी भरा रहेगा तो हमेशा वो सदाबहार रहेगा। इसका मतलब वो 12 मासी नदियां होती हैं, मतलब 12 महीने उसमें पानी भरा रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। मौसमी नदियां मतलब कि जो पठारी नदियां होती हैं, इसमें क्या होता है, केवल इसमें बारिश में होती है, पानी आती है, तो इसी मौसमी नदियों को हम प्रायद्वीपीय नदियों के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? ये इसमें क्या होता है, इसमें मतलब समय-समय पर जैसे-जैसे मौसम होगा उसी प्रकार से आती है। अंतर्देशीय नदियाँ का मतलब समझ रहे हैं, जो समुद्र तक नहीं पहुँच पाती हैं। ये समुद्र तक नहीं पहुँच पाती, याद रखिएगा। अंतर्देशीय नदी का मतलब जो समुद्र तक इनकी पहुँच नहीं है, ये होती है अंतर्देशीय नदी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आपको लेकर के। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि हिमालय की जो नदियों में वर्ष भर पानी क्यों भरा रहता है? इसलिए भरा रहता है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि ये केवल वर्षा पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि इन्हें केवल हिमनद से जल प्राप्त होता है, ये भी गलत है। क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त जो ऊँचे पर्वत होते हैं, उन पर्वतों से पिघलने वाली जो हिम है, उनके द्वारा भी इनको जल हमेशा प्राप्त होता रहता है। इसलिए हमेशा के हमेशा पानी इसमें भरा रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय की जो 2 मुख्य नदियाँ हैं, वो कौन-सी हैं, जो पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भागों से निकलती हैं? तो उत्तरी भाग की बात करेंगे तो ये है आपका सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है? अब इसके बारे में थोड़ा-सा हम जान जाते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है नदियाँ हैं ना, वो सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी, इनकी बात करें हम पहले, तो ये 2 जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, ये पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से तो निकलती हैं। ये नदियाँ तिब्बत, क्या है ये? तिब्बत में जो मानसरोवर है, तिब्बत में मानसरोवर जो झील है, वहाँ से निकलती हैं और पहाड़ों को काट करके, मतलब बहुत बड़ी गाज, मतलब गहरी घाटियाँ बना के होते निकलती हैं। सिंधु जो नदी है वो तिब्बत में एक नाम है आपका बोखर्चू ग्लेशियर, जिसको वो पहला कैलाश पर्वत श्रृंखला के आसपास पड़ता है सिंधु नदी ये। सिंधु नदी जहाँ से निकलती है, जिसको बोलते हैं बोखर्चू ग्लेशियर, और ये भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाकर के अरब सागर में मिल जाता है। वहीं हम ब्रह्मपुत्र की बात करें, तो ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से निकलता है, जो चेमायुंग ग्लेशियर से निकलती है, और तिब्बत में आकर के जिसको हम बोलते हैं यारलुंग तांग्सपो, मतलब इसको हम तिब्बत में क्या नाम देंगे? यारलुंग त्सांगपो, ठीक है ना? और ये पूर्व की ओर बहती है और अरुणाचल प्रदेश में, भारत में कहाँ प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना? अरुणाचल प्रदेश में जाकर के ये प्रवेश कर जाती है। क्लियर है? चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा अब अगला है 17 नंबर, ठीक है ना? 17 को ध्यान से पढ़िए, ध्यान दीजिए। सिंधु तथा जो ब्रह्मपुत्र है जैसी नदियों ने पर्वतों को काटकर किसका निर्माण किया? अभी आपने पढ़ा, ये बहुत बड़ी गार्ज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जलप्रपात नहीं बनाते। ऑप्शन नंबर ए गलत है। अब आते हैं अगले अगले ऑप्शन की तरफ, दिया भी है आपका। ये बनाती हैं, दूसरा ऑप्शन है गार्ज। ये गार्ज का निर्माण करते हैं, मतलब गहरी घाटियों का निर्माण करती है। मतलब बहुत तेज ढाल के साथ आती हैं, तेज आती हैं, और एक काटती हुई गहरी संकरी घाटियां बनाती हैं। इसमें दीवारें खड़ी कर देती हैं, और वही दीवारें क्या होती है? गार्ज के रूप में कहलाते हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 है कि जो हिमालय की जो नदियां हैं, वो अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर के समुद्र तक कैसा रास्ता तय करती हैं? ये जो रास्ता तय करती हैं, ये बहुत ही लंबे रास्ते को तय करती हैं। ठीक है ना? किस प्रकार करती हैं ये? बहुत से लंबे रास्ते को तय करती हैं। जैसे आपके हिमालय की जो नदियां हैं, जैसे मान लीजिए गंगा हो गया, ठीक है ना? जैसे सिंधु हो गया, ये जो लंबी जो नदियां है ना, ये पहाड़ों से लेकर के मैदानों तक विशाल रूप से सफर तय करती हैं। गंगा भी बहुत सफर तय करती है, बहुत लंबा। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 18 के बाद से हम 19 की बात करेंगे। 19 नंबर है
कि अपने मार्ग के ऊपरी भागों में हिमालय की जो नदियाँ हैं, वो मुख्य रूप से कौन-सी क्रिया करती हैं? वो जो क्रिया करती हैं, ये है तीव्र अपरदन की क्रिया करती हैं। मतलब कि क्या होती है, ये ऊपरी भागों में इसके ढाल बहुत तेज़ होते हैं और ये पानी बहुत तेज़ निकलती है और जब तेज़ से निकलती है, तो इसमें पत्थर और मिट्टी का कटाव होने लगता है। पत्थर और मिट्टी कटने जाते हैं मतलब एरोज़न होने लगता है। ठीक है ना? तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी जो है, वो सही है। और देखिए जो निक्षेपण की बात कर रहे हैं, निक्षेपण का मतलब होता है इसमें कचरा जमा करना, क्योंकि ये नदी के अंत में होता है, बीच में नहीं होता है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर जो ए है वो गलत हो जाएगा। तो तीव्र अपरदन की क्रिया होती है जो मुख्य रूप से इनकी क्रिया होती रहती है। 19 के बाद से हम 20 नंबर की तरफ आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो तीव्र अपरदन है, तीव्र अपरदन की क्रिया के परिणाम स्वरूप हिमालय की जो नदियां हैं वो अपने साथ भारी मात्रा में किसका संवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। तो किसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं आप बताइए? तो सिल्ट ज़ाहिर सी बात अपने साथ सिल्ट और बालू का वो ट्रांसपोर्ट करेगी मतलब अपने साथ ले जाएगी, तेज़ बहाव में ले जाएगी और उसी तेज़ बहाव में क्या होगा रेत मतलब बालू जो महीन जो सिल्ट होते हैं, मिट्टियाँ होती हैं, वो बहा कर के साथ में ले जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। 20 के बाद से 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि जो हिमालय की नदियाँ हैं, वो अपने मार्ग के मध्य और निचले भागों में किन निक्षेपण की आकृतियों का निर्माण करते हैं? ये जो निक्षेपण का निर्माण करेंगे, आपको क्या देखने को मिलेगा? इसका उसका जो सही आंसर वो क्या होगा? गार्ज, दूसरा है आपका कौन-सा? जलप्रपात और अगला पॉइंट क्या है आपका हम देख लें 21 का। अगला पॉइंट है आपका विसर्प। हाँ, ये है विसर्प जिसको हम मेंडर्स बोलते हैं। गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियाँ को ले आती हैं। यही आपके ऑप्शन क्या है? सही है। विसर्प का मतलब होता है गोखुर झील, जो इसका सही आंसर है। मतलब ये मैदानी इलाकों में आती हैं और वो साँप की तरह क्या होती हैं ये? ऐसे इस प्रकार से। वो साँप की तरह क्या होती हैं? साँप की तरह उनको अपने साथ बहलाकर लाती हैं मतलब साथ में लेके आती हैं और कभी-कभी क्या होता है कि ये कभी-कभी रास्ता बदल देती हैं और जब रास्ता बदलती हैं, जैसे-जैसे रास्ता बदलती हैं वैसे-वैसे गोकुल झील का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। अगला पॉइंट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 है कि समुद्र में मिलने से पहले हिमालय की नदियाँ किसका निर्माण करती हैं? हिमालय की जो नदियाँ हैं समुद्र में मिलने से पहले किसका निर्माण करेंगी? ये निर्माण करेंगी पूर्ण विकसित डेल्टाओं का। किसका? पूर्ण विकसित डेल्टाओं का। मतलब कि क्या होगा? जब समुद्र के पास जाएँगी तो इनकी नदियों की जो गति होती है वो धीमी होने लगती है। जैसे ये समुद्र के पास पहुँचेंगे तो उनकी गति धीमी हो जाएगी और जब धीमी होगी तो वहाँ पर ये मिट्टी का जमाव करेंगे। अब मिट्टी का जमाव करके ये त्रिकोण रूप ले लेते हैं। ठीक है ना? जब त्रिकोण रूप लेंगे तो यही इसको बोलते हैं ये डेल्टा का निर्माण करते हैं। जैसे आपके सुंदरबन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। तो वहाँ पे पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण करती है। 22 के बाद से हम 23 नंबर की तरफ आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर है कि अधिकतर जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, वो कैसी होती हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ पहली बात बारहमासी नहीं होती हैं, ये कंप्लीटली मौसम के आधार पर होती हैं। जैसे बारिश होती है, मौसम होता है तो ही जाकर के उनको पानी मिलता है। ऑप्शन नंबर आपकी बी सही है। 23 के बाद से हम 24 की बात करेंगे। कह रहा है कि जो प्रायद्वीपीय नदियों का जो प्रवाह है वो किस पर निर्भर करता है? तो प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय नदियों का जो प्रवाह है, वो निर्भर करेगा वर्षा पर। किस पर निर्भर करेगा? वर्षा पर। वर्षा होगी तो देखिए हिमनद के पिघलने से इन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो बारहमासी नदियों के लिए लाभदायक होता है। ठीक है ना? लेकिन वर्षा पर निर्भर करेगा वो हिमनद वो प्रायद्वीपीय नदी होंगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपको एक-एक लाइन का एमसीक्यू मिलेगा। क्लियर है? चलिए, अगला पॉइंट हम देखते हैं। देखिए आपको ये पूरी क्लास के मतलब 6 से लेकर के 12 तक की आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़नी है। वो भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में पढ़नी है। तो इसमें आपको 10,000 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे और 6 से 10 तक आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, आपको मिल जाएगा जिसकी प्राइस बहुत ही मिनिमम है, ₹99 है। ₹99 में आपको 10,000 प्लस एमसीक्यू के फॉर्मेट मिल रहे हैं और ये बेसिक होगा एकदम ज़ीरो टू हीरो लेवल का होगा ये पूरा ये सीरीज़ जो होगी। ये एईडी और टीआरई 4 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। क्लियर है? क्वेश्चन कर रहा है कि शुष्क मौसम में जो प्रायद्वीपीय बड़ी नदियों का जो जल है, वो जल भी घटकर किस रूप में बहने लगता है? ये जो जल होता है, वो क्या होता है? वो छोटी-छोटी धाराओं में होकर के बहने लगता है। क्योंकि पानी बहुत कम हो जाता है और पानी कम होने पर उसमें जो विशाल नदी भी होती है, वो भी अपनी पतली-पतली मतलब छोटी-छोटी धाराओं में आकर के बहने लगती है। ठीक है ना? तो इसलिए छोटी-छोटी धाराओं में क्या होने लगती है? बहने लगती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 25 के बाद से हम 26 नंबर की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि जो हिमालय की जो नदियाँ हैं, नदियों की तुलना में जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, उनकी लंबाई और गहराई कैसी होती है? प्रायद्वीपीय देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हिमालय की जो नदियों की तुलना में जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, उनकी लंबाई और गहराई कैसी होती है? देखिए, इनकी जो होती है, वो इनकी लंबाई तो कम होगी और इनका छिछलापन भी काफ़ी कम होगा, क्योंकि ये वर्षा पर निर्भर करती हैं, ठीक है ना? तुलना में जो प्रायद्वीपीय की लंबाई होती है इसकी कम होती है और इसकी ज़्यादा होती है। ज़ाहिर-सी बात है इसमें हमेशा पानी भरा रहेगा, इसमें छिछलापन नहीं रहेगा। इसमें क्या होगा कंप्लीट पानी भरा रहेगा और इसकी लेंथ भी बहुत बड़ी होगी। जैसे गंगा की लेंथ हो गई, अमेज़न तो अलग बात हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, ये सब के सब हिमालय नदियाँ हैं, ठीक है ना? ये पूरी की पूरी आपकी भरी रहती हैं। वहीं बात करें वहीं नर्मदा, तापी, गोदावरी ये सब के सब क्या होती है? किस प्रकार की नदियाँ हैं? ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। ये क्या होती हैं? वर्षा पर डिपेंड करती हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद से 27। 27 कह रहा है कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उन नदियों में कौन सी जो नदियां हैं वो केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं और पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो ये है आपकी नर्मदा और तापी। कौन सी नदियां हैं ये? नर्मदा और तापी, जिसको हम ताप्ती बोलते हैं, ठीक है ना? इसमें क्या होता है, इसमें भारत की जो अधिकांश नदियां होती है ना, वो मतलब बात करें कि अधिकांश नदी से पूर्व में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, लेकिन ये नर्मदा और तापी मतलब एक एक ट्रिक है समानता। नर्मदा, तापी और महानदी और एस से क्या है? छोड़ सकते हैं इसको। इतना समझिए आपकी महानदी है, नर्मदा है, तापी है, ये सभी के सभी नदियाँ जो होती है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं, ठीक है? ये बंगाल की खाड़ी में ना गिर कर के ये अपवाद स्वरूप जाकर के अरब सागर में गिरती हैं। जो भी नदी अरब सागर में गिरती है, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वो एस्चुरी का निर्माण करती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसमें जो क्या हो गया उच्च भूमि से निकलती हैं और पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है वो नर्मदा और तापी है और ये जाकर के पश्चिम बंगाल में न गिर करके अरब सागर की खाड़ी में गिरता है। मतलब बंगाल की खाड़ी में न गिर करके आपकी कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है आकर के? ये अरब सागर में गिरती है। 27 के बाद से हम 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन है कि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, वो भारत की अधिकतर नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? जब ये अधिकतर की बात करेगा, तो जो अधिकतर नदियाँ हैं, वो पश्चिमी घाट से निकलती हैं। कहाँ से? वेस्टर्न घाट से, ठीक है ना? कहाँ से निकलती हैं ये? वेस्टर्न घाट से। हाँ, वेस्टर्न घाट से निकलती हैं ये, इसका आंसर होगा वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट से, ठीक है ना? पश्चिमी घाट के जो दक्षिण पठार के पश्चिमी किनारे होते हैं, वो एक दीवार की तरह होता है, जहाँ से आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी के सभी तो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं और यही नदी क्या होती है पश्चिमी घाट से निकलती हैं और ये एस्चुरी निर्माण करती है और जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। 27 के बाद से 28 नंबर। 28 हो गया। 28 के बाद से हम 29 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर किस जल निकाय की तरफ बढ़ती है? मैंने बोला ये किसकी तरफ बढ़ेंगी? ये बढ़ेंगी अरब सागर की तरफ। किधर बढ़ेंगी? अरब सागर की तरफ बढ़ेंगी। क्लियर है पॉइंट? ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो सही आंसर होगा। प्रायद्वीपीय पठार की जो भारत की जो अधिकतर नदियां हैं वो पश्चिमी घाट से निकल कर के कहाँ जाती हैं? वो अरब सागर की तरफ जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए। ये गलत है, ठीक है ना? इसके ऑप्शन को सुधार लीजिएगा। ये ऑप्शन नंबर ए ही होगा अरब सागर। क्लियर है? मैं माफी चाहता हूँ, ये क्वेश्चन आपका सही है। सॉरी, ये क्वेश्चन आपका जो है प्रायद्वीपीय पठार की जो भारत की जो अधिकतर नदियां हैं वो पश्चिमी घाट से, मैं रीजन भी बताऊंगा इसका, निकल करके किस जल निकाय की तरफ बढ़ती हैं? तो ये बंगाल की खाड़ी की तरफ भी बढ़ती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। रीजन क्या है? जैसे मान लीजिए गोदावरी, कृष्णा और जो मैंने आपको गलत बता दिया था उसमें, ये पूर्व की ओर बहती है। क्या बहती हैं? पूर्व की ओर बहती हैं। पूर्व की ओर बहती हैं, इस बहाव का कारण क्या है कि जो दक्कन का पठार है ना वो सामान्य ढाल में है। जो दक्कन का जो पठार है वो सामान्य ढाल है इसका, ठीक है ना? जब समान ढाल है और ये पश्चिम में ऊँचा है, कहाँ है? पश्चिम में ऊँचा है। जब पश्चिम में ऊँचा है और पूरब में इसमें कम है, पूर्व में इसका जो ढलान है वो कम है। जब कम है तो ये नदियाँ क्या होती है, जाकर के ये नदियाँ अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं और अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं। ठीक है ना? कुछ अपवाद जैसे आपकी नदियाँ जो हैं थी आपने नर्मदा हो गई, सारी नदियों की बात नहीं किया, लेकिन जैसे आपकी नर्मदा हो गई, वहीं पे आपकी तापी हो गई, वो पश्चिम की ओर बहती हैं, इसी में।
ये भी हर एक मतलब मैक्सिमम नदियों की बात करें, अधिकतर नदियों की बात करें तो बंगाल में गिरती हैं। लेकिन यदि हम एक्सेप्शन की बात करें, जैसे नर्मदा और तापी, ये पश्चिम की तरफ बहती हैं। जब पश्चिम की तरफ बहेंगी तो बंगाल की खाड़ी में ना गिर करके कहाँ गिरेंगी ये? अरब सागर में गिरेंगी। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है ना? लेकिन बहुत कम गिरती है। मैंने इसी बात को थोड़ा-सा ध्यान नहीं दिया था, माफ़ी चाहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय से जो निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, वो कौन-कौन सी हैं? तो ये बताइए, अभी आपने पढ़ा ये सभी के सभी ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल ये सही आंसर है आपका। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सभी की सभी नदियाँ जो है ना, ये क्या हैं? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। वहीं हम आपसे बात करें, अभी हम आगे अब बताएँगे कौन-सी नदी कहाँ से निकल रही है, ठीक है ना? क्वेश्चन 30 के बाद से 31st की तरफ बढ़ते हैं। 31st नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को उसका सामूहिक रूप है, उस सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? तो ये जो सामूहिक रूप है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नदी तंत्र, ठीक है ना? नदी तंत्र मतलब कि इसमें छोटी से छोटी, बड़ी सभी सहायक नदियों का एक-दूसरे के रूप में जाल होता है, जिसको हम नदी तंत्र का नाम देते हैं। 30 के बाद 31 के बाद 32 की तरफ आते हैं। 32 क्या कह रहा है कि सिंधु नदी का जो उद्गम है वो कहाँ है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम है, ये मानसरोवर झील है क्या? बिल्कुल गलत बात है। ये तो होगा ही नहीं। सिंधु नदी का मानसरोवर झील ही तो है। मानसरोवर झील है, ठीक है ना? मानसरोवर झील ही है, मैं गलत देख रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र के बारे में सोचने लगा हूँ। ये मानसरोवर झील के पास, ये तिब्बत के निकट होता है, मानसरोवर झील से निकलता है। तो इनका उद्गम स्थान कहाँ है? मानसरोवर झील है, ठीक है ना? और ये फिर कहाँ आकर के, ये भारत में लद्दाख में आकर के प्रवेश कर देती है, ठीक है ना? भारत में कहाँ प्रवेश करती है? लद्दाख में। क्लियर है? अगला पॉइंट हम देखेंगे 32 की तरफ, 33 है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि तिब्बत से निकलने के बाद से जो सिंधु नदी है वो किस दिशा की ओर बहती है? तो ये बहती है पश्चिम दिशा की ओर। जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, ठीक है ना? पश्चिम दिशा की ओर बहती है। मानसरोवर जब झील से निकलती है तो ये भारत में प्रवेश करती है लद्दाख। लद्दाख में कहाँ? दमचौक नामक स्थान पर जाकर के मिलती है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन 34। 34 कह रहा है, यही बात है कि जो सिंधु नदी है वो भारत में किस क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो किस क्षेत्र में? लद्दाख नामक जगह पे प्रवेश करती है। क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले इसको कहते थे, जब लेकिन जब नया मानचित्र आया तो सिंधु नदी के को लद्दाख के दमचौक नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है? 34 नंबर के बाद से हम 35 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर, 35 नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु नदी लद्दाख में प्रवेश के दौरान किस भू आकृति का निर्माण करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ये जो निर्माण करती है, ये किसका करेगी? बहुत ही सुंदर, मतलब देखने वाला दर्शनीय गाज का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर सी। लद्दाख एक पहाड़ी क्षेत्र, आपको पता है। लद्दाख क्या है? एक प्रकार का पहाड़ी क्षेत्र है। और ये नदी जो होती है ना, वो जो कठोर पहाड़ हैं उनको काट देती है, काट करके बहुत गहरी, मतलब बहुत नीचे, और संकरी मतलब गार्ज का निर्माण करती है, जो दूर से देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो सही है। अगला पॉइंट की बात करेंगे 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वो कौन सी नदी है इस भाग, मतलब लद्दाख में सिंधु नदी में मिलने वाली जो सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी नहीं है, तो ये है आपकी ब्यास। ब्यास सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। ये जास्कर है, नुब्रा है और श्योक है। तीनों की तीनों नदियां आपकी लद्दाख में सिंधु नदी के मिलने वाली सहायक नदियां हैं, और ये आपकी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा वो आपका सही होगा। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और भारत में ही सतलुज से आकर के ये मिल जाती है। सतलुज से में मिल जाती है। क्लियर है ना? अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन कह रहा है कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए किस स्थान पर पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है? तो ये जो निकलती है, इसका जो सही आंसर है, ये है अटक से निकलती है। कहाँ से? अटक। यानी हम बात करें तो सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए किस स्थान पर? तो अटक से बाहर निकलती है। ये पहाड़ों में मतलब हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है, और बहने के बाद से क्या करती है? अटक कहाँ पड़ता है? अटक पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना?
ये पाकिस्तान में एक जगह है। यहाँ पे नदी पहाड़ों से होकर के और धीरे-धीरे समतल मैदान की तरफ बहने लगती है, समतल मैदान में प्रवेश करती है। मीठानकोट की बात करेंगे, वो जगह जहाँ पर 5 नदियों का सिंधु में मिलन होता है, जैसे कराची के पास जाकर के समुद्र में मिल भी जाती है मीठानकोट में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और एक प्यारा-सा कमेंट करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है सच में, कि मुझे एक मोटिवेशन मिले, ठीक है ना? मुझे मोटिवेशन मिले। 37 के बाद से 38, 38 की बात कर रहा है, 38 देखेंगे। कह रहा है कि सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम ये आपस में मिलकर के पाकिस्तान में किस स्थान के पास सिंधु नदी में मिल जाती है? मैंने अभी बताया, वो है कराची। कौन सा जगह है आपका? कराची। आके मिठानकोट, मिठानकोट की बात किया था ना अभी जस्ट मैंने पढ़ा था। तो ये है आपका मिठानकोट, वो जगह है जहाँ पर ये पाँचों नदियाँ आपस में आकर के पंचनद का निर्माण करती हैं, मिठानकोट। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना? अगला, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिठानकोट के बाद से जो सिंधु नदी है, जो सिंधु नदी है, वो कह रहा है कि किस दिशा की तरफ बहती है? जब ये मिठानकोट के मिल जाती हैं, तो ये धीरे-धीरे दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और दक्षिण की तरफ बहना शुरू करती है, ताकि जाकर के वो समुद्र के पास पहुँच सके। तो इसका जो आंसर है, वो बी सही है। 40 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, 39 के बाद से 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर, कि सिंधु नदी जो है वो अंत में कराची से पूर्व की ओर किस जल निकाय में शामिल हो जाती है? किस जल निकाय में शामिल हो जाती है? तो ये शामिल हो जाती है अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में। भैया बंगाल की खाड़ी में कहाँ से गिरेगी? ये सिंधु नदी आकर के बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, कहाँ गिरती है ये? अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है ना? और ये कराची में, कराची मतलब पाकिस्तान के जो पूर्व दिशा है, उधर से बहते हुए जाकर के अरब सागर में विलीन हो जाती है। क्लियर है पॉइंट? अब आते हैं हम आपको 41 की तरफ लेकर के। सिंधु नदी के मैदान का जो ढाल है, वो कैसा है? मैदान का ढाल जो है ये काफ़ी बहुत ही धीमा है, ठीक है ना? क्यों धीमा है? क्योंकि इसका मैदान सपाट है। रीज़न समझ में आया? मैदान सपाट है, जिसकी गति क्या होती है? धीमी हो जाती है। जब गति धीमी हो जाएगी तो सपाट होगा तभी तो। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 42 नंबर देखिए। 42 है कि सिंधु नदी जो है, वो सिंधु नदी का कितना भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सिंधु नदी का जो कितना भाग, लगभग मान के चलें 1/3 मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। नहीं, नहीं, आधा भाग है ना, 1/3 है। सिंधु नदी का लगभग 1/3 से कुछ अधिक भाग आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब में स्थित है। ये भारत की बात कर रहा है, भारत में स्थित है, ठीक है ना? 1/3 भाग, मतलब लगभग 33%। वहीं जब हम बात करें कि सिंधु जल समझौता जो हुआ था, कब हुआ था? सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, जिसमें जो सिंधु तंत्र के कुल जल का 20% भाग उपयोग कर सकता है भाग, ठीक है ना? जैसे आपका 5 नदियाँ थी, सिंधु, झेलम, चिनाब, कौन-कौन सी थी? अभी मैंने अभी आपने पढ़ा था, 5 नदियाँ थी, 5 नदियों का जो जल है, वो 5 नदियों में कौन-सी नदियों का जल 20% इंडिया तय करेगा और 80% पाकिस्तान को देना होता था, ठीक है? कौन-कौन सी नदियाँ थी? कौन-कौन सी नदियाँ इसमें? झेलम, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम दे रहे हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 5 नदियाँ हैं। तो देखिए, जो रावी है, ब्यास है, ठीक है ना? ये इनकी नदियाँ हो गई। इसमें एक सिंधु भी है, सिंधु। तो इसमें देखो, जो 1960 में जो पूर्वी जल जो समझौता हुआ था जल वितरण का, जिसमें पूर्वी नदियाँ जो हैं, पूर्वी नदियाँ का मतलब जो पूर्वी नदियाँ भारत के नियंत्रण में थी, भारत के नियंत्रण में थी। पूर्वी नदियाँ में आपका आ जाएगा ब्यास, रावी और सतलुज। ये 3 नदियों का पानी भारत यूज़ करेगा, 80%, ठीक है ना? वहीं और हम बात करें पश्चिमी नदियों की, तो पश्चिमी जो नदियाँ हैं, जैसे आपकी पश्चिमी जो नदियाँ वो पाकिस्तान के नियंत्रण में हैं। जैसे आपकी सिंधु,
ध्यान दीजिए, सिंधु, झेलम और चिनाब, याद रखिएगा। सिंधु, झेलम, चिनाब, इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान के पास होगा 80%। मतलब ये इनका इसका 20% ये यूज़ करेंगे और इसका 20% यूज़ करेंगे। लेकिन 80% मतलब टोटल कंट्रोल लगभग ब्यास, रावी, सतलुज का पूर्वी नदियाँ हैं वो भारत रखेगा, सिंधु, झेलम, चिनाब का पाकिस्तान रखेगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। 43 क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो लगभग कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु नदी विश्व की किन नदियों में से एक है? तो इसको हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? इसका जो ऑप्शन दे रहा है वो सबसे छोटी नदी, या अगला क्वेश्चन पॉइंट हमारा क्या है, मौसमी नदी तो हो ही नहीं सकती है, लंबी नदी। ये लंबी नदियों के अंतर्गत देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। वही बात कर रहा है कि सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगला सारे पॉइंट आ जाएगा, देखिए दे भी रहा है। कह रहा है कि सिंधु जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का कितना हिस्सा जल उपयोग कर सकता है? सिंधु नदी के प्रक्रम में संपूर्ण जल का कितना हिस्सा भारत यूज कर सकता है? तो ये 20%। कितना? 20% आपका हिस्सा यूज कर सकता है। अगला पॉइंट हम बात करेंगे 47 नंबर। 47 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दें। 47 कह रहा है, अब इसमें फैक्ट है उसको जानते चलेंगे, फटाफट दिमाग में सेट होता जाएगा। 47 नंबर कह रहा है कि भारत सिंधु नदी के जल का उपयोग मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए करता है? तो ये है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी भागों में, ऑप्शन नंबर बी। 47 के बाद से 48 कह रहा है कि जो गंगा की जो मुख्य धारा है, मुख्य धारा को किस नाम से जानते हैं? तो गंगा की मुख्य धारा को किस नाम से जानते हैं आप बताएं? इसका जो है इसको बोलते हैं भागीरथी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 48 के बाद से हम 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन कह रहा है कि जो गंगा की जो मुख्य धारा है वो भागीरथी वो कहाँ से निकलती है? ये भागीरथी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है गंगोत्री हिमानी से, गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी भागीरथी निकलती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है ना। अगला देखिए, गंगोत्री हिमानी से जो निकलती है वो भागीरथी नाम से जानी जाती है, आपने देख ही लिया। देवप्रयाग में देवप्रयाग में भागीरथी और भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, पता है? अलकनंदा का संगम होता है, तब जाकर के यहाँ पे जब इनका संगम हो जाता है तो इनको हम गंगा के नाम से जानने लगते हैं। चलिए 50 नंबर देखिए, गंगा की जो मुख्य धारा है भागीरथी में अलकनंदा उत्तराखंड में किस स्थान पर मिलती है? तो ये मिलती है देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में, ऑप्शन नंबर बी। 50 के बाद से 51 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? 51 नंबर कह रहा है जो हरिद्वार है, हरिद्वार के पास गंगा किस भाग को जोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो ये होती है पर्वतीय भाग को। बता दें कि जो पहाड़ है, पहाड़ से जब गंगा उतरती है, उतरने के बाद से सबसे पहले हरिद्वार में एक समतल भूमि यानी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, पैर रखती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका जो है वो सी सही है। अगला पॉइंट देखें, जो गंगा है, गंगा में मिलने वाली जो हिमालय से निकलने वाली मुख्य प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? ये जो नदियां हैं ये हैं आपकी कौन कौन सी? यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी, ये आपकी प्रमुख नदियां हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब हम 53 की बात करेंगे। 53 नंबर कह रहा है कि जो यमुना की नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो हिमालय के एक यमुनोत्री ग्लेशियर है वहां से निकलती है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम 53 के बाद से 54 की तरफ बढ़ रहे हैं। 54 है कि जो यमुना नदी है, यमुना नदी गंगा के किस किनारे के समांतर बहती है? तो ये समांतर बहती है? ये दाहिने किनारे से। किधर? दाहिने किनारे के समांतर बहती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 के बाद से 55
कह रहा है कि यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर जाकर के मिलती है? तो ये मिलती है कहाँ पर? ये मिलती है इलाहाबाद में, प्रयागराज के पास मिलती है। कहाँ? प्रयागराज में मिलती है। क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 55 के बाद से 56 नंबर की तरफ। कह रहा है कि घाघरा, गंडक, कोसी नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो ये निकलती हैं आपकी नेपाल हिमालय से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 55 के बाद 56 नंबर, 57 नंबर देखिए। घाघरा, गंडक और कोसी नदियां, इन नदियों के कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में क्या आता है? कुछ हिस्से में क्या आएगा? तो जाहिर सी बात है, इसमें घाघरा, गंडक, कोसी की बात कर दिया तो क्या आना चाहिए? तो बाढ़ आता है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो सही है। क्लियर है ना? अगला पॉइंट 57 के बाद से 58, एक एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। 58 नंबर है कि बाढ़ के आने के बावजूद घाघरा, गंडक और कोसिक नदियां किस प्रकार के लिए उपयोगी साबित होती हैं? इसलिए क्योंकि ये अपने साथ क्या लाती होंगी? उपजाऊ मिट्टी लाती होंगी। ऑप्शन में दिया होगा आपका, उपजाऊ मिट्टी लाती होंगी। ऑप्शन नंबर दे दिया है, उपजाऊपन प्रदान करती हैं और कृषि भूमि को क्या बना देती हैं ये? तो ये उपजाऊ बना देती हैं। ऑप्शन नंबर बी। वहीं हम 59 नंबर की बात करेंगे। कह रहा है 59 नंबर की जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं वो उच्च भूमि से गंगा में आने वाली जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? ये सहायक नदियां चंबल, बेतवा और सोन है। चंबल, बेतवा और सोन है, याद रखिएगा दिमाग पे। बी नंबर इसका सही आंसर है। 60 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 60 नंबर है कि चंबल, बेतवा, सोन नदियां किस प्रकार के क्षेत्रों से निकलती है? तो ये निकलती हैं आपकी अर्ध शुष्क क्षेत्रों से। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए, अगला पॉइंट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या कह रहा है कि प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली जो सहायक नदियां हैं जैसे चंबल, बेतवा और सोन, इनकी मुख्य विशेषता क्या है? इनकी मुख्य विशेषता है कि ये इनकी लंबाई कम होती है और इनमें पानी की मात्रा भी क्या होती है? काफ़ी कम होती है। मैंने बताया ये मौसमी नदियाँ होती हैं, पानी इनको मौसम के अकॉर्डिंग मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नमामि गंगे जो परियोजना है वो क्या है? ये एक प्रकार का एकीकृत संरक्षण मिशन है जो राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपको लेकर के 63 नंबर। 63 नंबर देखिए। चलिए देखिए, नमामि गंगे परियोजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? केवल बाढ़ के प्रभाव को, केवल की बात वहीं आ जाए वहीं पे आप इसको काट दें तुरंत। ये भी केवल कट गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। क्या है कि प्रदूषण के प्रभाव को कम करना है, बिल्कुल सही बात है। और उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करना है। मतलब कि स्वच्छ, विरल और निर्मल गंगा को बनाना है, पानी को साफ करना है। 63 के बाद से 64 नंबर क्वेश्चन है 64। 64 नदी क्या है? 64 नंबर क्वेश्चन कि जो गंगा है, गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम में कहाँ तक बहती है? तो ये बहती है कहाँ तक? सुंदरबन, बिल्कुल गलत है। अंबाला गलत है। ये बहती है फरक्का। फरक्का में जाकर के नदी दो धाराओं में बट जाती है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। फरक्का गंगा डेल्टा का कौन सा बिंदु है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो बिंदु है ये सबसे उत्तरी पॉइंट है, इसकी सबसे उत्तरी बिंदु है। ऑप्शन नंबर आपका सी है। मतलब जो बंगाल की खाड़ी के पास पड़ता है, बंगाल की खाड़ी के पास पड़ता है। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन 65 के बाद से हम 66 की बात करेंगे। कह रहा है कि फरक्का में जो गंगा है वो कितने भागों में बट जाती है? फरक्का में गंगा दो भागों में बट जाती है। पहली जो है वो भागीरथी, भागीरथी हुगली, ठीक है। और दूसरा होता है पद्मा, जिसको हम बांग्लादेश में बोलते हैं। ठीक है ना? बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फरक्का के बाद से गंगा की एक वितरिका दो दक्षिण की तरफ बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, उसका नाम क्या है? जब बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है उसी का नाम है भागीरथी। अभी मैंने बताया भागीरथी हुगली। क्या नाम है?
भागीरथी हुगली। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है भागीरथी हुगली। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्लियर है पॉइंट? 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा की जो मुख्य धारा है वो दक्षिण की ओर बहती हुई किस दिशा में प्रवेश करती है, किस देश में प्रवेश करती है? किस देश में प्रवेश करती है आप बताइए? ये प्रवेश करती है बांग्लादेश में। और यहीं पे आकर के गंगा को वहां पर हम पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा बांग्लादेश में जब आती है, प्रवेश करती है, तो उसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 69 की बात करें हम, 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश में गंगा की जो मुख्य धारा है, मुख्य धारा से कौन सी नदी आकर के मिलती है? तो ये मिलती है आपकी ब्रह्मपुत्र। और ये दोनों मिल करके एक विशाल डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? विशाल डेल्टा का करके निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 69 के बाद से 70 की बात करेंगे हम। कह रहा है कि समुद्र में विलीन होने से पहले जो गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, वो किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा के नाम से। और इसका जो बांग्लादेश में इनकी संयुक्त धारा है, उन्हीं को हम पद्मा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी। वहीं जमुना की बात करें तो ये इसका स्थानीय नाम है। और मेघना की बात करें तो इसमें बाद में आकर के मिलती है। और वहीं भागीरथी की बात करें तो ये भारत में ये गंगा की एक तरीके से इनकी वितरिका, वितरिका का मतलब इनका ये मतलब सहायक नदी है, ठीक है ना? गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल वाली बृहद नदी अंततः कहाँ मिल जाती है? तो ये मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में बिल्कुल नहीं, अरब सागर में आपकी सिंधु नदी आकर के मिलती है, ठीक है? हिंद महासागर में अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन सही उत्तर बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। वहीं पे बंगाल की खाड़ी में पूर्ण रूप से आकर के मिल जाती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कर देती है, ठीक है ना? वहीं चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील की बात करें, चिल्का झील कहाँ पड़ता है आपका? तो ओडिशा में देखने को मिलता है। चलिए बहुत अच्छा। अब 71 के बाद से हम 72 की तरफ बढ़ते हैं। 72 नंबर क्या है क्वेश्चन? एक सेकंड। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए जो डेल्टा को किस नाम से जानते हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के नाम से जो डेल्टा है उसको बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना? ब्रह्मपुत्र एवं जो मेघना नदियां हैं, इन नदियों से निर्मित होता है ये। बात करें गोदावरी डेल्टा की, तो गोदावरी डेल्टा आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में। ये गोदावरी नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा है। महानदी डेल्टा आपकी उड़ीसा में पड़ता है, ये उड़ीसा में महानदी का डेल्टा है ये। वहीं कृष्णा डेल्टा की बात करेंगे तो ये भी ये भी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है आपको। और ये कृष्णा नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा है। उम्मीद करते हैं समझा पा रहा हूँ आपको। 72 के बाद से 73 नंबर, 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदरबन डेल्टा का जो नामकरण है वहां पाए जाने वाले किस पादप से लिया गया है? वो एक सुंदरी वृक्ष है, उससे लिया गया है। एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं विशेष। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 73 के बाद से 74। 74 कह रहा है कि सुंदरबन डेल्टा की जो विशेषता है वो क्या है? यह पहली बात कि यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये बहुत ही तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है, ठीक है ना? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें निरंतर अवसादन की क्रिया हो रही है, सेडिमेंटेशन हो रहा है, ठीक है ना? 75 देखते हैं हम। कह रहा है कि सुंदरबन का जो डेल्टा है, सुंदरबन के डेल्टा में कौन सा जो प्रसिद्ध जानवर पाया जाता है? तो इसमें आपको प्रसिद्ध देखने को मिलेगा कौन सा? रॉयल बंगाल टाइगर। ऑप्शन नंबर जो बी है, रॉयल बंगाल टाइगर, ये सुंदरबन की एक प्रकार से इनको पहचान कहा जाता है। एशियाई हाथी की बात करें, यह स्थलीय वन क्षेत्रों में देखने को मिलती है, कर्नाटक के इलाकों में। एक सिंग वाला गैंडा आपको देखने को मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो असम में पड़ता है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क का ये जाना माना मतलब क्वेश्चन यहाँ से आता है, एक सिंग वाला गैंडा कहाँ प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा। तेंदुआ तो ये अन्य वनों में भी देखने को मिलते हैं। 75 के बाद से 76 की बात करेंगे। जो गंगा नदी है, गंगा नदी की जो लंबाई है वो लगभग कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। इसी प्रकार से बुक में दिया है, जो है कितनी? तो 2525 किलोमीटर लगभग देखने को मिलती है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। 2500 किलोमीटर से अधिक मतलब 2525 किलोमीटर के आसपास। 76 के बाद से 77 नंबर देखते हैं।
77 नंबर कह रहा है कि जो अंबाला है, अंबाला नगर किन 2 नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका सिंधु और गंगा, किनके? सिंधु और गंगा जल विभाजक पर स्थित है। वहीं बात करें गंगा और यमुना, तो ये गंगा स्वयं गंगा की सहायक नदी है यमुना, ठीक है ना? ब्रह्मपुत्र और गंगा की बात करें, ये बहुत दूर स्थित है। वहीं ये बात करें गंगा और गोदावरी और दक्षिण कृष्णा की, तो ये साउथ की नदियाँ हैं, मतलब दक्षिणी भारत की नदियाँ देखने को मिलती हैं। 78 देखते हैं। कह रहा है कि अंबाला से सुंदरबन तक का मैदान लंबाई लगभग कितनी है? यह लंबाई आपको देखने को मिलती है लगभग 1800 किलोमीटर के आसपास, ठीक है ना? ये गंगा मैदान की लगभग अनुमानित लंबाई है ये, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका सी। 78 के बाद से 79 नंबर हम देखते हैं। कह रहा है कि अंबाला से सुंदरबन तक के मैदान के ढाल में कुल गिरावट मुश्किल से लगभग कितनी है? तो ये जो ढाल है वो लगभग 300 मीटर आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना? अत्यंत मंद ढाल का नाम दे सकते हैं इसको, बहुत ही मंद ढाल है ये। ऑप्शन नंबर आपका बी। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रति 6 किलोमीटर की दर पर प्रति 6 किलोमीटर की दर पर ढाल में गिरावट केवल कितनी है, जिसके कारण नदियों में अनेक बड़े-बड़े विसर्प बन जाते हैं? मतलब कितनी ढाल दे दिया जाए कि विसर्प बन जाएगा? तो ये आपकी जो है वो 1 मीटर के आसपास है। मतलब 1 मीटर, ये कम ढाल के कारण ही इसमें विसर्प का निर्माण होता है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं आगे आपको लेकर के क्वेश्चन नंबर आपका 81। ठीक है ना? 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व में है। ऑप्शन नंबर बी, हम पढ़ भी चुके हैं इसको। 81 के बाद है 82 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो किन नदियों के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है? तो ये निकलती है किसके? ये निकलती है सिंधु और सतलुज के काफी पास से होकर के निकलती है। वहीं बात करेंगे 83 की बात। कह रहा कि लंबाई की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो नदी से कुछ अधिक है। लंबाई के कुछ नदी किससे अधिक है? तो सिंधु से अधिक है। 84 की बात करेंगे। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो अधिकतर मार्ग है वो किस देश के बाहर स्थित है? किस देश के बाहर स्थित है? तो ये है आपके भारत के बाहर स्थित है। अगला पॉइंट है आपका 85 नंबर। ब्रह्मपुत्र नदी के जो समानांतर किस दिशा की ओर बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समानांतर किस दिशा की ओर बहती है? ये बहती है आपकी पूर्व दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं हम 86 की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के किस शिखर के पास पहुंचकर कह रहा है कि यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये करती है नामचा बारवा नामक जगह पे। कब, कहाँ? नामचा बारवा शिखर, जिसकी ऊंचाई 7,757 मीटर है। इनकी ऊंचाई भी याद रखिएगा, 7,757 मीटर। यहाँ पे आकर के यू आकार की घाड़ी का, यू आकार मतलब ग्रेट बैंड बनाती है ये। 87 नंबर की बात करेंगे हम। कह रहा है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस माध्यम में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी एक हम देखते हैं ये गार्ज के रूप में निर्माण कर मतलब कि गहरी, गार्ज का मतलब क्या होता है? काफी गहरी और संकरी घाटियां, उसमें प्रवेश करती हैं। 88 नंबर की बात करेंगे हम, थोड़ा सा फास्ट करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम किस नाम से जानते हैं? उनको जानते हैं दिहांग के नाम से। किस नाम से? दिहांग के नाम से। वहीं सांगपो में बात करें तो सांगपो तिब्बत की बात की जा रही है। जमुना बांग्लादेश में, ठीक है ना? लोहित की बात करें तो इसकी ये सहायक नदी की बात करता है। ठीक है, समझ में आया? अगला बात करेंगे 89 की बात। कह रहा है कि दिहांग में कौन सी नद सहायक नदियां मिल करके असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं? तो ये करती है दिबांग, लोहित और केनुला। दिबांग, लोहित और केनुला, ठीक है ना? वहीं गंगा, सोम और सोन की बात करेंगे तो ये गंगा तंत्र है, ठीक है ना? वहीं सिंधु, सतलुज और चिनाब की बात करेंगे तो ये सिंधु तंत्र में आते हैं। वहीं महानदी कृष्णा और गोदावरी की बात करें तो ये प्रायद्वीपीय नदियां के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। 89 के बाद से 90 की बात करेंगे। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, ठीक है? 90 के बाद से 91 की बात करेंगे हम। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? आप लोग भी बताएं, आप लोग थोड़ा सा इसको प्रयास करें करने का। तो इसको जानते हैं जमुना के नाम से, ठीक है ना? इसमें जमुना से।
ठीक है ना? और मेघना जब कहा जाएगा जब बाद में जाकर के मिलती है तब मेघना कहलाएगी। वहीं बात करेंगे 91 के बाद 92, 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो तिब्बत है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बहुत कम क्यों होती है? इसलिए कम होती है क्योंकि उसमें क्योंकि शीत और शुष्क क्षेत्र होते हैं इसके, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। कह रहा है कि भारत में ब्रह्मपुत्रा जो है वो किस प्रकार के क्षेत्र से होकर के गुजरती है जिससे नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका सही जवाब है। ये है उच्च वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वो। ऑप्शन नंबर बी उच्च वर्षा वाले क्षेत्र। 93 के बाद से 94। कह रहा है कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी अनेक धाराओं में बहकर किस रूप में बहती है तथा बहुत ही नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। इसको बोलते हैं ब्रेडेड रिवर, मतलब गुम्फित नदी के रूप में बहती है। मतलब गुम्फित नदी, मतलब किसको बोलते हैं? नदीय द्वीप। क्या बोलते हैं? नदीय द्वीप, जैसे माजुली द्वीप का नाम आता है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें हैं। 94 के बाद से 95 नंबर, 95 नंबर क्वेश्चन देखें। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा ऋतु में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों पर ऊपर दाहिने के कारण असम और बांग्लादेश में क्या होता है? तो असम और बांग्लादेश में क्या होता है? ये बहुत अधिक क्षति हो जाती है, मतलब बाढ़ आती है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो सही है। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी में किस चीज के निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है? तो किस क्षेत्र होती है? ये होती है उसमें सिल्ट की। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीप भारत में मुख्य जल विभाजक का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? ये होता है पश्चिमी घाट के द्वारा। क्योंकि जो यहाँ पे पश्चिमी जो घाट है ये पूर्वगामी, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये पूर्वगामी और जो पश्चिमी गामी जो नदियां होती हैं इनको अलग करने का काम करती हैं, ये अलग होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी। 98 देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां किस दिशा की ओर बहती हैं? ये दिशा की ओर बहती है किधर? पूर्व की ओर। जैसे आपके हम बात करें गोदावरी, ठीक है, कृष्णा, कावेरी, ये प्रकार की नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। इसी में आपकी कुछ नदियां, जैसे मान लीजिए नर्मदा और तापी है। नर्मदा और तापी मैंने बताया था ये पश्चिम की ओर बहती है और एश्यूरी का निर्माण करती हैं और जा करके ये अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है ना? 99 नंबर देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी किस महासागर या खाड़ी में जाकर के गिरती हैं? तो ये गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। वहीं 99 के बाद से 100 की बात करें। पूर्व की ओर बहने वाली जो भी नदियां होती हैं, जैसे प्रायद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर किसका निर्माण करती हैं? तो इसका निर्माण करती हैं अपने मुहाने पर ज्वारनाथ, जिसको हम बोलते हैं एश्यूरी का, सॉरी पूर्व की नहीं हो, पश्चिम की ओर बहेंगी तब तो ये होगी आपकी डेल्टा का निर्माण करती हैं। ऑप्शन नंबर आपकी सी। ठीक है ना? अगला पॉइंट हम देखते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, ये इसका आंसर सही है कि पश्चिम की ओर जो बहने वाली दो नदियां हैं, दो बड़ी नदी है जो ज्वारनद का निर्माण करती है, जिसको एश्चुरी का नाम बोलते हैं। ये किसका निर्माण करती है? ये करती हैं महानदी। कौन कौन, सॉरी ये है आपकी नर्मदा और तापी, ये बड़ी नदियां हैं। ठीक है ना? 101 के बाद से 102। प्रायद्वीपीय नदियों की अफवाह द्रोणियां आकार में कैसी होती हैं? तो ये अफवाह द्रोणियां कैसी होती हैं? ये होती है इनकी अपेक्षाकृत काफी छोटी होती है। क्लियर? 103 नंबर कह रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम जो स्थल है वो कहाँ है? इसका जो उद्गम स्थल है सतपुड़ा नहीं है, विंध्य नहीं है, महाराष्ट्र भी नहीं है, अमरकंटक से निकलता है ये। ठीक है ना? अमरकंटक। ठीक है ना? देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर डी बचा, अमरकंटक। मध्य प्रदेश के जो अमरकंटक पहाड़ी है वहां से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 104 नंबर, 104 नंबर कह रहा है कि जो नर्मदा पश्चिम की ओर किस प्रकार की घाटी में बहती है? तो ये बहती है आपकी भ्रंश घाटी में, जिसको हम रिफ्ट वैली का नाम देते हैं। मतलब जो कहाँ पड़ता है? जो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में। ठीक है ना? अगला पॉइंट कह रहा है कि 104 के बाद से 105। 105 में है कि जबलपुर के जो निकट संगमरमर के सैलों में नर्मदा नदी किससे होकर के बहती है? तो ये बहती है गहरे गार्ज से होकर के। ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम मार्बल रॉक्स का नाम देते हैं। मार्बल रॉक्स की एग्जांपल है इसका। ठीक है? अगला पॉइंट हम बात करेंगे 105 के बाद से 106। कह रहा है कि जहां नर्मदा नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां किस प्रपात झरने का निर्माण करती है? तो ये जो निर्माण करती है ये धुआंधार क्या है?
धुआंधार। जोग प्रपात की बात करें जो ये शरावती नदी पर है, वहीं कपिलधारा की बात करें ये नर्मदा का ही है, ठीक है ना? नर्मदा का है, लेकिन प्रश्न में धुआंधार आपका दिया हुआ है, इसलिए धुआंधार प्रश्न आपका सही होगा। शिव समुद्र आपकी कावेरी नदी पर पड़ता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 106 के बाद से 107 कह रहा है कि नर्मदा की अधिकतर सहायक नदियां मुख्य धारा से किस कोण पर? तो समकोण पर मिलती है। ऑप्शन नंबर ये क्या है? ये भ्रंश घाटी की विशेषता है, ठीक है ना? भ्रंश घाटी की विशेषता है ये 90 डिग्री समकोण पर मिलना। 107 के बाद से 108 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 108 नंबर क्वेश्चन कि नर्मदा द्रोणी मुख्य रूप से किन राज्यों में विस्तृत है? तो ये है मध्य प्रदेश और गुजरात में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और गुजरात में है। 108 के बाद से 109 कह रहा है कि नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना का नाम क्या है? इसका नाम है नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला पॉइंट है आपका 110 नंबर। कह रहा है कि तापी नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है? तो ये है आपके बैतूल। क्या है? बैतूल। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला पॉइंट है आपका 111 नंबर। कह रहा है कि तापी नदी किसके समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है? तो ये तापी नदी जो है वो नर्मदा के समांतर बहती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला कह रहा है कि तापी नदी के जो द्रोणी है जिसको हम बेसिन बोलते हैं वो किन राज्यों में स्थित है? तो ये आपकी स्थित है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर हम किसकी तरफ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी की तरफ। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, इसलिए मैं इसको फटाफट बताते चल रहा हूँ आपको आंसर। कह रहा है अब कि जो अरब सागर है, अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का जो तटीय मैदान है वो कैसा है? ये बहुत ही अधिक संकीर्ण है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका 114 नंबर। 114 नंबर है कि पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण होने के कारण तटीय मैदानों की जो नदियों की लंबाई है वो कैसी है? वो तटीय मैदानों की लंबाई बहुत ही कम है। ठीक है ना? 115 नंबर की बात करें, कह रहा है कि पश्चिम की ओर बहने वाली जो मुख्य तटीय मैदानों की कौन सी शामिल है? तो ये शामिल है कौन? तो ये शामिल देखने को मिलेगा, कौन है? कावेरी? नहीं, नर्मदा। कहाँ गया? इसका सही आंसर क्या है? साबरमती। कौन है ये? साबरमती। कौन सी शामिल है? तो साबरमती शामिल है। ठीक है ना? वही था समानता वाली बात, समानता। अगला पॉइंट हम देखते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी गोदावरी। कौन है? इसको गोदावरी को हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण की गंगा। ठीक है ना? 117 नंबर। कह रहा है कि गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र जिले के त्र्यंबकेश्वर के पास पड़ता है। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र जिले के पश्चिमी ढाल में मतलब त्र्यंबकेश्वर में है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है ना? अगला है क्वेश्चन 118 नंबर। गोदावरी नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? तो 1500 किलोमीटर के आसपास है। 118 के बाद से 119। गोदावरी नदी बहकर कहाँ गिरती है? तो गोदावरी नदी बहकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रायद्वीपीय नदियों की जो सबसे बड़ी नदी का अपवाह तंत्र है वो किसका सबसे ज्यादा बड़ा है? तो ये है आपका गोदावरी नदी का ही है। ऑप्शन नंबर डी। 121 नंबर। गोदावरी नदी का लगभग 50% हिस्सा किस राज्य में स्थित है? तो गोदावरी नदी का सबसे 50% हिस्सा आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी। 122 नंबर देखते हैं। 122 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? ये है इंद्रावती। पाठ में जो आपका लेशन में दिया है वो प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा दी गई है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें सही है। कह रहा है कि अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण गोदावरी को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको बोलते हैं दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा। किस नाम से जानते हैं? बता सकते हैं? इनका जो सही आंसर है
वो है आपकी दक्षिण गंगा, अभी मैंने बताया था ऑप्शन नंबर बी। 124 नंबर, कह रहा है कि महानदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? महानदी का जो उद्गम है वो देखने को मिलता है आपको छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से देखने को मिलता है। 125 की बात करेंगे। 125 है कि महानदी किस राज्य से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है? तो ये मिल जाती है कहाँ? ये है आपकी उड़ीसा से, ऑप्शन नंबर आपका सी। 125 के बाद से 126, कह रहा है कि महानदी की जो लंबाई है वो लगभग कितनी है? महानदी की जो लंबाई है वो लगभग देखने को मिलती है आपको 860 किलोमीटर के आसपास, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 127 नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम। कह रहा है कि महानदी की जो अपवाह द्रोणी है वो किन राज्यों में है? इसकी जो अपवाह द्रोणी है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्य में है, ठीक है ना? क्योंकि जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के रायपुर को उच्च भूमि से होता है, पूर्व दिशा में जाकर के उड़ीसा के तट तक जाती है। इसका जो अपवाह क्षेत्र की हम बात करेंगे जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का मुख्य भाग हो जाएगा, आपका उड़ीसा उड़ीसा का निचला मैदान और डेल्टा हो जाएगा। झारखंड की बात करेंगे हम तो इसमें आपका कुछ ऊपरी सहायक नदियाँ होती हैं वो हो जाएँगी। महाराष्ट्र बहुत ही छोटा भाग इसमें देखने को मिलता है, ठीक है ना? और अगला पॉइंट हम देखते हैं 128 नंबर। कह रहा है कि कृष्णा नदी का जो स्रोत है उद्गम कहाँ स्थित है? इसका जो उद्गम स्थित है वो पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर के निकट स्थित है, ठीक है ना? जो कृष्णा का वास्तविक यही माना जाता है, ये वास्तविक उद्गम है ये, ठीक है ना? ये वास्तविक इसका उद्गम है। वहीं छत्तीसगढ़ की भूमि उच्च भूमि की बात करेंगे तो ये महानदी का क्षेत्र है, ठीक है? महानदी का क्षेत्र है। वहीं पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला की बात करेंगे तो ये कावेरी का उद्गम का क्षेत्र है। बेतुला झील अभी मैंने पढ़ के, यह तापी का उद्गम क्षेत्र है, तो ऑप्शन बराबर बी सही है। 129 की बात करेंगे। कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो दूरी लगभग कितनी दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ये गिरती है लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास से, एनसीईआरटी में यही मान दिया हुआ है। अगला पॉइंट की बात करेंगे हम 130 नंबर, कह रहा है कि वो कौन सी नदी है जो कृष्णा की सहायक नदी है? ये सहायक नदी जो है ये कौन सी नदी है सहायक नदी? कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? ये सहायक नदी है आपकी तुंगभद्रा। कौन है आपकी? कृष्णा की जो निम्न में से कृष्णा की सहायक नदी है वो तुंगभद्रा है। क्लियर है? अब हम आते हैं 131 की तरफ। 131, 131 की बात करेंगे हम। कह रहा है कृष्णा की सहायक नदियां जैसे कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, याद रखिएगा। ये कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन सी? कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा। कौन कौन? कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। ये किस नदी तंत्र से संबंधित है? ये किस नदी तंत्र से संबंधित है, आप बता सकते हैं? ये आपकी किस नदी तंत्र से संबंधित है? किस नदी तंत्र से संबंधित है ये? ये संबंधित है आपके कृष्णा से, क्योंकि कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अगला पॉइंट 131 के बाद से हम आते हैं 132 की तरफ। 132 है कि कृष्णा नदी की द्रोणी किन राज्यों में फैली हुई है? कृष्णा की द्रोणी किन राज्यों में फैली हुई है? तो ये है महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। ये पूरा का पूरा कृष्णा का मार्ग है। यदि हम तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक की बात करेंगे तो ये कावेरी का क्षेत्र है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड की बात करेंगे तो ये महानदी का क्षेत्र है। वहीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की बात करेंगे, ये नर्मदा का पूरा क्षेत्र आता है लगभग। 132 के बाद से 133। 133 नंबर है कि कावेरी नदी पश्चिम घाट की किस दिशा की श्रृंखला से निकलती है? तो ये निकलती है आपकी ब्रह्मगिरि श्रृंखला से, यानी वहां से निकलती है। सतपुड़ा आपकी मध्य भारत की श्रृंखला। वहीं नीलगिरी श्रृंखला कावेरी का संगम क्षेत्र है। अमरकंटक की पहाड़ी की बात करेंगे तो ये नर्मदा का उद्गम क्षेत्र माना जाता है। 134 नंबर, 134 नंबर है कि कावेरी नदी का तमिलनाडु में किस स्थान के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है? तो ये मिल जाती है कुडलूर में। कहाँ? कुडलूर के दक्षिण में। कहाँ? कुडलूर के दक्षिण में इसका वास्तविक मुहाना पड़ता है इसका, ठीक है ना? मदुरई की बात करेंगे, अंतर्देशीय शहर है ये। एक प्रकार की चेन्नई, ये कावेरी डेल्टा के उत्तर में है और ये पश्चिमी घाट के पास में है, ठीक है? 134 के बाद से 135 नंबर देखिए। 135 नंबर है, कावेरी नदी की जो लंबाई है, वो लगभग कितनी है?
तो कावेरी नदी की जो लंबाई की हम बात करेंगे वो देखने को मिलेगी 1 मिनट, वो देखने को मिलेगी 760 किलोमीटर। कितना? 760 किलोमीटर। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ लेके बढ़ते हैं आपको। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जो कावेरी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है? तो ये है आपकी अमरावती। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर है। यदि हम अन्य प्रश्नों अन्य अन्य ऑप्शन की बात करें या कोयना की बात करें तो कोयना आपकी कृष्णा की सहायक नदी है। वर्धा की बात करेंगे तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। वहीं भीमा की बात करेंगे तो भीमा भी कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है। 136 के बाद से 137 याद रखिए। आप लोग पहले नोट्स को पढ़िए। आप जरूर ले लीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना आपको एनसीईआरटी का ना, एनसीईआरटी का मैंने एनसीईआरटी का जो पीडीएफ लॉन्च किया है 6 से लेकर के 10 तक, आप उनको जरूर ले लें। और 6 से लेकर के 12 तक ये पूरी एनसीईआरटी मिल जाएगी आपको। तो एक बार आपको प्रिंट आउट करना है और मेरे सामने वीडियो को देखना है और उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट उसको ऐड करना है। तो ये मात्र 99 रुपीज में और 10,000 से ज्यादा आपको इतना करने के बाद से ज्योग्राफी आपकी एकदम अच्छी हो जाएगी। अगला देखते हैं कि कावेरी नदी किन राज्यों में विस्तृत है। तो किन किन राज्यों में विस्तृत है ये? तो ये है आपका अ, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला पॉइंट देखिए। 138 नंबर। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाती है कावेरी नदी। कौन सी बनाती है? कावेरी नदी बनाती है। ठीक है। सबसे बड़ा जलप्रपात यही बनाती है कावेरी। हाँ सही है कावेरी। कावेरी जो शिव समुद्रम प्रपात है, शिव समुद्रम, उसी पर कावेरी नदी पर ही है। ठीक है। धुआंधार छोटा है। ठीक है। जो नर्मदा नदी पर है। 138 के बाद से 139 की बात करेंगे। 139 नंबर कह रहा है कि जो कावेरी नदी के द्वारा बनाए गए भारत के दूसरे सबसे बड़े जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है? इसको जानते हैं हम शिव समुद्रम के नाम से। अभी मैंने बताया जो कावेरी नदी पर है। धुआंधार की बात करेंगे तो ये नर्मदा नदी पर पड़ता है। जोग की बात करेंगे तो ये शरावती नदी पर पड़ता है। कपिलधारा की बात करेंगे तो शायद ये नर्मदा नदी पर पड़ता है। ठीक है ना। चलिए 139 के बाद से 140। 140 है कि शिव समुद्रम जलप्रपात के द्वारा उत्पादित जो विद्युत है वो किन क्षेत्रों को प्रदान की जाती है? तो ये किन की जाती है? तो जाहिर सी बात है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये तो होगा ही नहीं। ये दक्षिण वाले जो पार्ट है उनके तरफ की जाती है। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है इसका। ऑप्शन देखिए, देखते हैं। आपका है, हाँ ये है आपका मैसूर, बंगलौर और कोलार के स्वर्ण क्षेत्रों को दी जाती है। अब हम बात करेंगे A141 की तरफ। 141 का है कि भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग गोरसप्पा जलप्रपात है। ठीक है ना। जोग किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है जोग जोग गोरसप्पा किस नदी पर स्थित है? अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था जोग शरावती नदी पर है। ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन है 142 नंबर कि 142 नंबर कह रहा है कि जो दामोदर, ब्राह्मणी और बैतरणी है वो तथा स्वर्ण रेखा किस दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं? ये जो नदियां हैं बहने वाली, ये पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं। ऑप्शन नंबर आपकी डी। ठीक है। 143 नंबर की बात करेंगे। कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो ये सब लोग जानते हैं कितना जल से ढका हुआ है। 71%। ठीक है ना। 97% की बात करेंगे तो यह खारे जल का प्रतिशत है। मतलब इतना खारा जल है, खारे जल का ये प्रतिशत है। 3% की बात करेंगे तो लगभग मीठा जल 3% के आसपास है। ये कोई आंकड़ा नहीं है। ठीक है ना। 143 के बाद से 144 नंबर। पृथ्वी पर जो उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत भाग लवणीय मतलब खारा है? वो कितना है? तो 97% है। वहीं बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 145 नंबर कह रहा है कि स्वच्छ जल के रूप में कितना प्रतिशत जल उपलब्ध है? तो ये है आपका केवल का केवल 3%। ठीक है ना। 3%। अगला पॉइंट है 146 नंबर।
कह रहा है कि स्वच्छ जल का कितना भाग हिमानी ग्लेशियर के रूप में है? तो ये हिमानी ग्लेशियर के रूप में है, वो है 3/4 भाग, ऑप्शन नंबर सी। 146 के बाद से 147, कह रहा है कि नाव वाले घरों और शिकारा के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी है? मतलब शिकार के लिए कौन सी झील, सबसे प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो ये है आपकी डल झील, ठीक है ना। वुलर झील जो है वो सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। शिकारा झील, डल झील जिसको हम शिकारा झील के नाम से जानते हैं। नैनीताल झील जो कि पर्यटन झील के लिए जानी जाती है। वहीं सांभर झील एक प्रकार का ये खारा पानी का झील है, ठीक है ना। अब हम आते हैं 147 के बाद से 148 की तरफ। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम झील। क्या कहते हैं? झील। ऑप्शन नंबर सी सही है। 149 नंबर की बात करेंगे। जो बड़े आकार वाली झीलें हैं उन झीलों को क्या कहा जाता है? आप बताएं। उन झीलों को जो बड़ा आकार है उनको सागर कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। 150 नंबर, 150 नंबर हम देखते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से किस बड़े आकार वाली झील को सागर कहा जाता है? इनको कहा जाता है जो मृत सागर है उनको, झील को मतलब मृत झील है उनको सागर भी कहा जाता है। कह रहा है कि भारत में अधिकतर झीलें कैसी होती हैं? क्या मौसमी है कि कृत्रिम है कि स्थानीय कि हिमानी के द्वारा निर्मित होती हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये जो इसका जो सही आंसर है ये होती है हिमानी के द्वारा निर्मित होती है, ठीक है ना। हिमानी द्वारा निर्मित, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, अस्थाई होती हैं। कह रहा है कि अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोड़ी वाले जो हैं, अर्धशुष्कों की क्षेत्र द्रोड़ी वाले झीलें किस ऋतु में पानी से भरी होती हैं? ये जो भरी होती हैं ये वर्षा ऋतु में, ठीक है ना, वर्षा ऋतु में भरी होती है। 153 नंबर है। कह रहा है कि कुछ झीलों का जो निर्माण है वो किन प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप हुआ था? तो ये हुआ था आपका जो हिमानी और बर्फ की चादर है उनकी क्रियाओं के द्वारा। 154 नंबर है कि एक विसर्प नदी है और बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर किस प्रकार की झील का निर्माण करती है? तो जो कटकर के निर्माण करेगी वो होगी ऑक्सबो, मतलब जिसको हम गोखूर झील का निर्माण करते हैं कुछ इस प्रकार से। अगला पॉइंट है 155 नंबर। 155 नंबर है कि स्पीट तथा बार जिसको रूधिका बोलते हैं वो तटीय क्षेत्रों में किस प्रकार की झील का निर्माण करते हैं? तो ये करते हैं लैगून झील का निर्माण करते हैं। 156 नंबर है कि कौन सी झील लैगून का एक उदाहरण है? ये आपकी जो चिल्का झील है वो एक लैगून का उदाहरण है, ठीक है ना, चिल्का झील। ऑप्शन नंबर सी। 157 नंबर कह रहा है कि राजस्थान की जो सांबर झील है वो किस प्रकार की झील का उदाहरण है? ये मैंने बोला ये खारे पानी की झील है, मतलब लवण जल वाली ये झील है। 158 नंबर कह रहा है कि सांभर झील के जल का उपयोग किस निर्माण के लिए किया जाता है? तो किस निर्माण के लिए किया जाएगा? मछली पालन तो नमक में होगा नहीं, ये किया जाता है नमक के उत्पादन के लिए, नमक के निर्माण के लिए। कह रहा है कि मीठे पानी की अधिकांश झीलें भारत के किस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं? तो ये किस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं आपको? ये बताइए। ये देखने को मिलती हैं हिमालयी क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर आपका, नहीं यार ये तो होना चाहिए पश्चिमी रेगिस्तान, तभी तो मिलेंगे उधर। ये ना, एक मैं कंफर्म कर लूं। क्वेश्चन क्या था, एक सेकंड। मीठे पानी की ना, हाँ मीठे पानी की तो उत्तर हिमालय ही होगा, मिला है हिमालय ही होगा, मैं सोचा कि खारा की बात कर रहा हूँ। ये हिमालय ही क्षेत्र होगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि मीठे पानी की जो अधिकांश झीलें हैं मुख्यतः किसके द्वारा बनी होती हैं? तो ये बनी होती हैं हिमानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी। कह रहा है कि अगला पॉइंट कि जम्मू तथा कश्मीर की वुलर जो झील है वो किस प्रकार की क्रियाओं से बनी हुई है? ये बनी हुई है आपकी भूगर्भीय क्रियाओं से, यानी विवर्तनिक क्रियाओं से बनी हुई है। अगला पॉइंट है भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है वो कौन सी है? तो ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है वो है आपकी वुलर झील। कौन ही है? ये है आपकी वुलर झील। क्लियर है। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 163। 163 कह रहा है कि जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से निर्मित जो कृत्रिम झील है इसका एक उदाहरण कौन सा है?
ये है भाखड़ा नांगल परियोजना बांध, जिसको हम गुरु गोविंद सागर के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं हम आपको लेकर के 164 की तरफ, 164 की तरफ। कह रहा है कि पर्यटन के आकर्षण के अतिरिक्त, कह रहा है कि मानव के लिए झीलों का क्या महत्व है। केवल तैराकी के लिए, केवल केवल की बात ही खत्म कर लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, अन्य कारणों से भी। तैराकी भी, नौकायान, शिकार, ये बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। कह रहा है कि कल्पना कीजिए, क्या कल्पना करना है कि अगर कश्मीर, नैनीताल और दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तो क्या वे आज जितना ही आकर्षक होते? नहीं, वे बिल्कुल आकर्षक नहीं होते। ये ऑप्शन नंबर सही है। 166 नंबर की तरफ है। कह रहा है कि नाव वाले घरों और शिकारा के साथ बसे डल झील जो है, वो प्रत्येक वर्ष किसे आकर्षित करती है? ये हजारों पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं। ठीक है ना? विदेशी पर्यटक यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। कह रहा है कि 167 नंबर है। कह रहा है कि व्यापक महत्व, झीलें किस प्रकार के लिए सहायक होती हैं? केवल जलीय खेलों के लिए, स्थानीय जलवायु को सामान्य बनाने के लिए, भारी वर्षा के समय समय बाढ़ को रोकने के लिए। तो ये सभी के सभी कार्य हैं, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो सब सही है। अत्यधिक जो वर्षा के समय झीलें किस प्रकार सहायक होती हैं? तो झीलें जो क्या होती हैं, वो अतिरिक्त जल को रोक लेती हैं और बाढ़ की जो तीव्रता होती है उनको रोक लेती हैं, ठीक है ना? यानी इसका जो आंसर होगा, ये बाढ़ को रोकने में सहायक होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी। कह रहा है कि सूखे के मौसम में है ये, कि झीलें किस प्रकार की सहायक होती हैं। तो ये झीलें पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायक होती हैं, ठीक है ना? इसलिए क्योंकि ये जल की उपलब्धता को बनाए रखती हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट है, झीलों का उपयोग झीलों का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? तो झीलों का उपयोग केवल नौकायान के लिए कर सकते हैं, चूंकि सिंचाई के लिए इनका उपयोग नहीं किया जाता है। जल विद्युत के लिए हम नहीं कर सकते हैं, केवल मनोरंजन के लिए नहीं कर सकते हैं। इनका उपयोग जो होगा, वो झीलों का जो उपयोग होगा किन के लिए? नहीं नहीं, नौकायान के लिए नहीं, केवल की बात ही हटा देंगे, ये होगा जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो सही है। 170 के बाद से 171 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि झीलों के आसपास के क्षेत्रों की किस चीज को सामान्य बनाने में मदद करती है? ये जो है वो आपका जो सही आंसर है, ये है जलवायु। क्योंकि ये तापमान और आर्द्रता को संतुलित करता है। मिट्टी की उर्वरता, जो कि मिट्टी से इसका सीधा कोई संबंध नहीं है। जनसंख्या घनत्व, इससे जनसंख्या पर भी कोई प्रभाव नहीं। जो कि आप बात करें वनस्पति का, तो इसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव है। लेकिन हम बात करेंगे किसकी सामान्य मदद करती है, तो जलवायु की। 172 नंबर की हम बात करेंगे। 172 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो नदियों का जल है वो कैसा प्राकृतिक संसाधन है? ये आपका एक प्रकार का मूल है। मतलब ये प्राकृतिक संसाधन है, मूल प्राकृतिक संसाधन है। क्योंकि लवणीय हुई नदियां मीठी जल होती हैं, ठीक है ना? इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो सही है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के। अगला क्वेश्चन है कि जो प्राचीन काल से ही जो आदिवासी हैं, उनको किसने अपनी ओर आकर्षित किया है? ये आकर्षित करने का काम कौन है? तो ये है आपके नदियों के तट। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जल, उपजाऊ भूमि, परिवहन, ये सब की सभी यहाँ पर इन प्रकार की सुविधाएं आपकी रहती हैं। 174 नंबर की तरफ बात करेंगे हम। 174 नंबर है कि जो भारत है, भारत जैसे देश में जहाँ अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, वहाँ नदियों का महत्व किन क्रियाकलापों के लिए बहुत अधिक है? तो ये है क्योंकि सिंचाई के लिए, नौ संचालन के लिए, विद्युत निर्माण के लिए, तो ये उपयुक्त सभी की हम बात करेंगे। क्योंकि हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है, ठीक है ना? अब बात करेंगे हम 175 नंबर। 175 नंबर बोला है कि देश में नदी सफाई कार्यक्रम का एक शुभारंभ किस योजना के साथ आरंभ हुआ है? इसका जो आरंभ हुआ है वो गंगा एक्शन प्लान के तहत हुआ है। मतलब इसमें क्या, पहले क्या किया था, नदी की पूर्ण तरह से सफाई की जाती है, ठीक है ना? इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो सही है। अगला पॉइंट है 176 नंबर। कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान जीएपी का जो शुभारंभ है वो कब किया गया था? इसका शुभारंभ किया गया था 1985 में, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को, अन्य नदियों को, देखिए क्या दिया है,
अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किस वर्ष किया गया? विस्तार कब हुआ था? ये हुआ था 1995 में, और आकर के इसमें अन्य नदियों को इसमें जोड़ दिया गया था। ठीक है ना? अगला पॉइंट है आपका कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना एनआरसीपी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि नदियों के जो जल है उसके प्रदूषण को कम करना है और जल की गुणवत्ता को सुधार में लाना है। ऑप्शन नंबर ए है। 179 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 179 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो नदी जल की गुणवत्ता है वो किसमें बढ़ती मांग के कारण प्रभावित हुई है? तो ये जो प्रभावित हुई है, ये आपके घरेलू, औद्योगिक, कृषि, ये सभी के सभी कारण इसमें है आए आएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी। मांग बढ़ने कह रहा है कि मांग बढ़ने के परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है, जिससे क्या होता है? जिससे क्या होगा कि इसका जो नदी का जो आयतन है वो घट जाता है। नदी का आयतन क्या हो जाता है? घट जाता है। मतलब कि इसका जल स्तर घट जाता है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला पॉइंट है कि जो उद्योगों का जो प्रदूषण है तथा अपरिष्कृत कचरे हैं वो नदी से मिलने से क्या प्रभावित होते हैं? क्या प्रभावित होंगे कि इनकी इनकी प्रभावित ये होंगे, ये जल की गुणवत्ता प्रभावित करेंगे। क्या करेंगे? जल की गुणवत्ता को प्रभावित कर देंगे। और उसके साथ साथ क्या होगा कि ये नदी के स्वच्छीकरण की क्षमता को भी खो देंगे। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो सही है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जो जल है लगभग कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैले फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो आंसर है वो है 20 किलोमीटर के आसपास। 20 किलोमीटर का क्षेत्र जो है इसमें आएगा। 183 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 183 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है? ध्यान दें। कह रहा है कि अकेले नदियों में प्रदूषण का स्तर क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि लगातार उसमें औद्योगिकरण बढ़ रहा है, उसके कारण लगातार बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण। तो ये दोनों जो कारण है ना, ये दोनों के कारण आपके सही होंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 183 के बाद से 184 की बात करेंगे हम। ये आपके जो अभ्यास प्रश्न हैं, उन अभ्यास प्रश्नों को भी इसमें समाहित किया गया है। बहुत अच्छे से एमसीक्यू तैयार किया गया है आपको ये। एक-एक लाइन आपको मिलेंगे। बुक न पढ़ रहे हैं, केवल एमसीक्यू फॉर्मेट देख रहे हैं, मेरी गारंटी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसमें से। कह रहा है कि वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो आपके स्थित है, वूलर झील कहाँ है? वूलर झील आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में, सबको जानते हैं। यहाँ पर राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पे सांभर झील देखने को मिलती है। ठीक है ना? पता है ना? अगला पॉइंट 185 नंबर, नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से देखने को मिलता है? अमरकंटक की पहाड़ी से देखने को मिलती है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो सही है। 185 के बाद से 186। 186 क्वेश्चन बोला कि जो निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? ये भी अभ्यास प्रश्न का 3rd नंबर क्वेश्चन है। लवणी झील की बात करेंगे तो ये मतलब कि सलाइन वाटर वाला, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? वो वूलर झील है कि सांभर झील है? तभी आपने पढ़ा था राजस्थान में सांभर झील है। ऑप्शन नंबर ए। 186 के बाद से 187 है। 187 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? आपने पढ़ के भी आया, ये है आपकी गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। उसके बाद से 188 कह रहा है कि निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदी कौन सी है? आप ही बता दीजिए। तो भ्रंश घाटी से बनने वाली नदी है वो है तापी। ये भ्रंश घाटी से बनती है। ये पठारी नदी है। महानदी, कृष्णा नदी एक प्रकार के सामान्य घाटी से होकर के बहती है और ये डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा बनाती है, और ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है तापी नदी। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो सही है। तो हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया है।